नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि डीआरडीओ तथा एमपीटीओ की वैकेंसी आ चुकी है और उसकी तैयारी आप सभी को उसमें जुट जाना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, क्योंकि अब जो हमारा कट ऑफ मार्क जो जाएगा ना दोस्तों, वो समथिंग जनरल कैटेगरी का समथिंग 85 नंबर जाना ही जाना है, ये ध्यान रखिएगा। और ओबीसी ओबीसी का समथिंग 74 नंबर, कोई बहुत 84, 74 भी नहीं, 84। और एससी एसटी का 75 के प्लस जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्त पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी से तैयारी शुरू करें। इसके लिए हम आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बेहतरीन कहना चाहिए मोटर डीसी मोटर के महत्वपूर्ण प्रश्न इंक्लूड करेंगे। तो समय न गवाते हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में आप दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न ये है कि दिष्ट धारा मोटर में घूमने की दिशा ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। डीसी मोटर में घूमने की दिशा ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन ए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, एम्पियर का दाएं हाथ का नियम, और मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। आप इसमें हमें ज़रूर बताइए कि पहले का ये आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम राइट आंसर होगा, ठीक है। जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो होता है वो जनरेटर पे लागू होता है। कहाँ पे? जनरेटर पे, ठीक। और एम्पियर का नियम यहाँ पे बिल्कुल डीसी मोटर में नहीं लागू होता है। मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम जो पेच होता है ना, ये इस तरह से, तो डीसी मोटर में इसका उपयोग नहीं होता है ना। इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड मतलब अपने दाएं हाथ, मतलब क्या है कि अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि एक मोशन को बताए, एक फ्लक्स को बताए और एक करंट की दिशा को बताए। यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, डीसी मोटर के आर्मेचर को पटलित क्यों किया जाता है? पटलित मतलब होता है लेमिनेटेड। लेमिनेशन क्यों चढ़ाया जाता है? भार कम करने के लिए। क्या ये आंसर सही होगा? बिल्कुल आप सोच करके हमें बताएं। दूसरा ऑप्शन है इंडक्टर को कम करने के लिए। तीसरा है एडी करंट के घाटे को कम करने के लिए। घाटा मतलब एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। और चौथा है हिस्ट्रेसिस घाटे को कम करने के लिए। मतलब अब आपको ये बताना है कि आर्मेचर की वाइंडिंग को, तो देखिए डीसी मोटर को कहना चाहिए आर्मेचर को लेमिनेशन करने का तात्पर्य यही है कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ठीक है ना। क्या होता है कि आर्मेचर की जो कोर होती है ना, उस कोर में भंवर धारा हानि पैदा हो जाती है और उस भंवर धारा हानि को कम करने के लिए उसको लेमिनेटेड किया जाता है। आशा करता हूँ ये दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कौन सा नियम डीसी मोटर में कंडक्टर की गति की दिशा को की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है? कौन सा नियम डीसी मोटर में कंडक्टर के गति की दिशा की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है? देखिए प्रश्न घुमा दिया है, ऑप्शन अब वही होंगे। पहला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कार्क स्क्रू नियम, या दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो कंडक्टर के गति की दिशा किससे पहचान होती है ये बताएं। तो डीसी मोटर में कौन सा नियम बताता है? वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा ना। देखिए जैसे मैं बता दूं, इस तरह से अपनी तीनों उंगलियों को हम इस प्रकार से फैलाते हैं, तो ये बताता है मोशन। मोशन यही है ना। यदि अंगूठा आता ना, तो ये अंगूठा आप लगाते, मतलब कहना चाहिए कंडक्टर के मोशन कौन बताता है? वो बताता है हमारा अंगूठा, ठीक है। ये फ्लक्स बताता है, 4 फिंगर है ये फ्लक्स बताता है और ये हमारी करंट की दिशा बताएगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल यानी बैक ईएमएफ, ईबी, है ना, बैक ईएमएफ। अब इसके बाद ऑप्शन से समझ में आएगा। प्रदाय धारा में मतलब सप्लाई करंट में वृद्धि करता है। बैक ईएमएफ सप्लाई करंट को बढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर धारा पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बैक ईएमएफ का आर्मेचर करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
या सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। बैक ईएमएफ क्या करता है? सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है या सप्लाई वोल्टता में वृद्धि करता है। बैक ईएमएफ करता क्या है ये हमें बताना जरूरी है। इसका जो राइट आंसर होगा, तो जो हमारा बैक ईएमएफ होता है ना, जैसे मान लो ये हमारी क्या है, एन एस ध्रुव है, ठीक है, यहाँ पर हमारा आर्मेचर होता है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा बैक ईएमएफ पड़ता है वो सप्लाई वोल्टेज का क्या करता है? विरोध करता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समझ गए बात को? जी हाँ। बैक ईएमएफ का सूत्र भी होता है दोस्तों, ईबी प्रोपोर्शनल टू फाई जेड एन पी अपॉन ए, ठीक है, ये होता है बैक ईएमएफ का सूत्र। ये भी प्रश्न आता है, इस चीज को ध्यान रखना। अगला प्रश्न, जो नेक्स्ट प्रश्न है, एक डीसी धारा 10 एचपी शंट मोटर जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है, यह 220 वोल्ट पर प्रारंभन धारा लेगी। अब देखिए प्रारंभन करंट कितना लेगी। स्टार्टिंग करंट सभी लोग जानते हैं कि हाई होता है, तो इसका आंसर है 110 एम्पियर, 1100 एम्पियर, 11 एम्पियर या 1110 एम्पियर। आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मोटर की स्टार्टिंग करंट, मतलब स्टार्टिंग करंट कैसे निकालते हैं, लाइन वोल्टेज, ठीक है, लाइन वोल्टेज और बटे आर्मेचर प्रतिरोध, ऐसे लिख देते हैं, आर्मेचर प्रतिरोध, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज हमारा 220 है और आर्मेचर प्रतिरोध हमारा 0.2 ओम है, तो इसकी जो करंट आ जाएगी 110 एम्पियर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक। अगला जो प्रश्न है, एक डीसी शंट मोटर के रोटेशन की दिशा को आपसी विनिमय द्वारा रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है ना। रोटेशन को आपसी विनिमय द्वारा रिवर्स किया जा सकता है। सप्लाई टर्मिनल, फील्ड टर्मिनल, केवल आर्मेचर टर्मिनल, या तो फील्ड या तो आर्मेचर। तो ध्यान दीजिए, रोटेशन की दिशा को चेंज करने के लिए या तो आप फील्ड को चेंज कर दें या तो आप आर्मेचर के टर्मिनल को चेंज कर दें, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न है, डीसी मोटर सिद्धांत पर कार्य करती है कि एक अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया करंट प्रवाहित करने वाला चालक अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। ऑप्शन बी है चालक गति करती है तो एक अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, या ऑप्शन सी है चुंबकीय क्षेत्र अपरिवर्तनशील करंट के द्वारा सेट की जाती है जो चालक पर बल उत्पन्न करती है। दो करंट संवाहित करने वाले चालकों के द्वारा सेट किया गया समायोजित चुंबकीय क्षेत्र उसके बीच बल उत्पन्न करता है। देखिए जो मोटर होती है वो अपने ऊपर बल का अनुभव करती है। जहां भी आप ऐसा ऑप्शन देखेंगे उसको क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया करंट संवाहित करने वाला चालक अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब एक कॉइल चुंबकीय फ्लक्स के समकोण पर गति करती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। देखिएगा जब कॉइल चुंबकीय फ्लक्स के समकोण पर गति करती है ना, तो ईएमएफ कैसा होगा? दोलन करने वाली होगी, न्यूनतम होगी, शून्य होगी कि अधिकतम होगी? ध्यान दीजिएगा, समकोण पर जब होगी तो उस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा? जब देखो ये चीज़ बोला है कि ऐसे और ऐसे, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ अधिक होगा, यानी डी ऑप्शन अधिकतम, ठीक। अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को निम्न के अंतर्विनियन के द्वारा विपरीत किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हिंदी टाइट है ना। सप्लाई टर्मिनल्स, फील्ड टर्मिनल्स, केवल आर्मेचर टर्मिनल, या तो फील्ड या तो आर्मेचर। एक बार इसको कर चुके हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब डीसी मोटर चल रही हो तो मोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल,
ठीक है, डीसी मोटर चल रही है तो मोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल सप्लाई वोल्टेज की दिशा में होता है ना। जो वोल्टेज होगा वो सप्लाई वोल्टेज की दिशा में होगा, सप्लाई वोल्टेज के विपरीत दिशा में होगा। ए और बी दोनों या करंट में वृद्धि करता है ना। बहुत ही धांसू प्रश्न है। ध्यान दें, जब डीसी मोटर चल रही है, चलने के बाद आर्मेचर में बैक ईएमएफ विपरीत दिशा में पैदा होता है, यही चीज़ है बोला है। ठीक है, मोटर में हालांकि कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होता मगर ईबी जरूर पैदा होती है। और ये ईबी के बारे में पूछा है कि ये क्या होती है, सप्लाई वोल्टेज के हमेशा विपरीत होती है ना। यदि सप्लाई वोल्टेज की दिशा ऐसी होगी तो ईबी की दिशा ऐसी होगी। ठीक है, मतलब जस्ट विपरीत। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी डीसी मोटर के एन, देखिए यदि आप वीडियो को छोड़कर सोच रहे हैं कि हम कहीं चले जाएं या कुछ काम कर लें तो देखिए ये वीडियो आपके लिए, आपने 10 मिनट जो समय दिया है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी समय बचा है उसको आप पूरा देखें। इतना भी नहीं है कि आप 10-15 मिनट का समय हमें नहीं दे सकते। ठीक है, डीसी मोटर का जो प्रश्न है वो यहीं से आने वाला है और इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, मैंने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन्हीं को यहाँ पर इंक्लूड किया है, जो प्रश्न आए भी हुए हैं ना। यदि डीसी मोटर के लिए n चक्र प्रति मिनट हो तो आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट हो तो डीसी मोटर में एचपी अश्वशक्ति बलागुण और गति परस्पर संबंधित होते हैं। मतलब ये पूछा है कि एचपी निकालने का फार्मूला क्या होता है। ठीक है ना, तो हमको ये बताना है। तो एचपी बराबर होता है, हार्स पावर बोलते हैं 2 पाई एन टी, एचपी बराबर 2 पाई एन टी अपॉन 60 या एचपी बराबर 2 पाई एन टी अपॉन 60 इंटू 735.5 भी होता है, ये ध्यान रखें। या एच पी बराबर 2 पाई एन टी 735.5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी आंसर होगा। एच पी निकालने का सूत्र जो होता है, जब एन चक्र प्रति मिनट में हो तो 2 पाई एन टी अपॉन 60 इंटू 735.5। एच पी इसी सूत्र से निकाली जाती है ना, 2 पाई एन टी अपॉन 60 इंटू 735.5। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ निर्भर करती है ईबी। ईबी मैंने बताया था, ईबी का यदि फार्मूला आपको मालूम होगा तो ज़रूर आप बता देंगे। फील्ड फ्लक्स पर, चालक के आकार पर, कम्यूटेटर पर या ब्रुश पदार्थ पर डीसी मोटर में बैक ईएमएफ निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करती है। किस पर? हमने बताया था ईबी बराबर क्या होता है, अलग से पेज खोल लेता हूँ। ईबी बराबर फाई जेड एन पी है ना, अपॉन 60 ए, यही होता है। ठीक है, और हमने ऑप्शन में क्या पाया था कि फील्ड फ्लक्स, चालक के आकार, यहाँ पर आकार तो कहीं नहीं है, यहाँ पर कहीं भी आकार नहीं, लेकिन फ्लक्स फाई है। ये फाई जो है ना ये वही फ्लक्स है। ठीक है, और कम्यूटेटर भी यहाँ पर कहीं भी सूत्र में कम्यूटेटर का संवाद हुआ ही नहीं है। और ब्रश पदार्थ पर मात्र फ्लक्स का, यदि Z होता, N होता, P होता तो इनमें से सभी ऑप्शन हो जाते है ना। यदि इनकी संख्या ये किसी को, ऊपर वालों को किसी को आप बढ़ा देंगे तो बैक ईएमएफ बढ़ जाएगा। ठीक है, और ए घट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा है ना। तो फ्लक्स पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फील्ड फ्लक्स पर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। जिन्होंने लगाया, जिन्होंने सोचा, उनके लिए बहुत बढ़िया। हो सके तो आप कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि यदि मोटर से प्रश्न आना है तो यहीं से आना है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक डीसी मोटर का साफ्ट टार्क आर्मेचर टार्क से कम होता है। साफ्ट में जो टार्क होता है ना, वो आर्मेचर टार्क से कम होता है, ये ध्यान रखिए। जैसे ये प्रश्न ऐसे पूछा है कि जैसे यदि एक बच्चा है, मतलब वो 16-17 साल का लड़का है, वो ज़्यादा दूर तक देखेगा है ना। वही जब लड़का क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है तो कम दूरी तक देखता है, तो दोनों का क्या होता है, टार्क कम हो जाता है, ये समझिएगा। क्योंकि इसमें क्या ऐसा होता है, डीसी मोटर का साफ्ट टार्क आर्मेचर टार्क से कम क्यों होता है, यही हमारा प्रश्न है। एयर वायु घर्षण हानि की वजह से, लौह घर्षण वायु घर्षण हानि से, सिर्फ लौह हानि से, या घर्षण हानि की वजह से ऐसा होता है। आप सोचिए आपने क्या आंसर लगाया होगा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, क्या होता है, डीसी मोटर के आर्मेचर में जो उत्पन्न टार्क की अपेक्षा शाफ्ट पर मिलने वाला टार्क कम होता है, क्योंकि आर्मेचर में लौह हानियाँ, ठीक है, घर्षण एवं वायु घर्षण हानियाँ क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। इसकी वजह से इसमें कम टार्क पैदा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किसी भी विद्युत मोटर की निर्गत शक्ति मतलब आउटपुट पावर किसके द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब यदि आप मोटर की आउटपुट पावर निकालेंगे तो इसमें प्रमुख कौन होगा, पोल्स होंगे, चालक होंगे, शाफ्ट से जुड़ी कपलिंग होंगे, या आर्मेचर कॉइल होगा। चलिए इनमें से एक आंसर आपको बताना है, आप हमें कमेंट करके बताएं। देखिए ये प्रश्न जो है ये ऐसा है कि मोटर जो होती है ना वो या विद्युतिक शक्ति को मैकेनिकल मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए एक शाफ्ट होता है। क्या होता है, शाफ्ट होता है। तो शाफ्ट से जुड़ी कपलिंग द्वारा निर्गत यानी आउटपुट पावर हमें प्राप्त होती है। उसमें कोई ऐसा नहीं होता, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, मोटर है। ठीक है, ये मोटर, तो आउटपुट यहाँ तो हम इलेक्ट्रिकल दे दिए, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दिए, मगर शाफ्ट पर ही हमको क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो यही हमारा प्रश्न, तो इसका जो राइट आंसर होगा शाफ्ट से जुड़ी कपलिंग। अगला प्रश्न है, किसी भी मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति हमेशा शक्ति प्रदाय मतलब शक्ति होती है, प्रदाय से ली गई मतलब सप्लाई से ली गई, शाफ्ट से मिलने वाली, इनपुट, या टोटल पावर। तो जी हाँ, ये ऊपर वाले प्रश्न के समान ही इसका आंसर है। तो ये है हमारी शाफ्ट से मिलने वाली शक्ति ही हमारी आउटपुट शक्ति कहलाती है, और उसी शक्ति को हम नेम प्लेट में लिखते हैं। है ना गजब का प्रश्न। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। अगला जो प्रश्न है, डीसी शंट मोटर में एक सीरीज होती है, एक शंट एक कंपाउंड, आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। आर्मेचर करंट के कौन समानुपाती होता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या टार्क, चाल, बैक ईएमएफ, या फील्ड फ्लक्स। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई, मोटर में तो टार्क का ही मैटर होगा। वैसे एक चीज़ और है, आपने पढ़ा होगा, टी जो टार्क है वो फाई यानी फ्लक्स और आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है ना, और साथ में जो टार्क होता है आर्मेचर करंट के भी समानुपाती होता है। तो इसमें पूछा है कि आर्मेचर करंट के कौन समानुपाती होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों टार्क समानुपाती होता है। इस बार जो मतलब पेपर आएगा टीओ का या डीआरडीओ का, यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। इनको प्लीज़ आप रिमूव या स्किप करके मत आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर में बैक ईएमएफ घटने से बढ़ता है। डीसी शंट मोटर में बैक ईएमएफ घटने से क्या बढ़ता है, ध्यान दीजिए, चाल बढ़ती, बैक ईएमएफ की बात कर रहे हैं ना, तो चाल बढ़ जाएगी, फील्ड फ्लक्स बढ़ जाएगा, आर्मेचर करंट या इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बहुत मज़ेदार प्रश्न। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिएगा। ठीक है, डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ होता है ना बच्चों, वो होता है V माइनस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, ये होता है। अब हम इससे क्या कर लेंगे, आई ए इंटू आर ए यहीं पर रहेगा, साथ में भी माइनस ई बी कर देंगे। ये एक सूत्र निकाला। अब इसमें क्या है, ई बी का मान कम होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, ई बी का मान कम होगा तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगे, जब ई बी का मान कम होगा तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगे भाई, अधिक हो जाएंगे, जिससे आर ए स्थिर होने पर, आर्मेचर प्रतिरोध स्थिर होने पर आई ए का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्मेचर करंट, है ना। डीसी शंट मोटर में बैक ईएमएफ के घटने से आर्मेचर करंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डीसी मोटर के आर्मेचर द्वारा लिए गए करंट का मतलब मान निकालने के लिए हमें कौन से सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन ए, ई बी अपान आर ए, भी बटे आर ए, भी प्लस ई बी बटे आर ए, या भी माइनस ई बी बटे आर ए। आप सभी जानते हो, अभी मैंने बताया कि आई ए आर ए बराबर भी माइनस ई बी होता है ना। तो आई ए यानी आर्मेचर करंट का सूत्र यहीं से निकल आएगा,
अपॉन आर ए, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मुझे मालूम था कि आपसे ये प्रश्न जरूर बन रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, डीसी मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है ब्रश के पदार्थ, कम्यूटेटर के प्रकार, फील्ड फ्लक्स या आर्मेचर के चालक। ये प्रश्न रिपीट आया है, आपको इसका आंसर जरूर बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा फील्ड फ्लक्स। ये बार बार ये प्रश्न आ रहा है, ई बी बराबर 5ZN P/60A। ठीक है, तो और ई बी इतना तो याद ही कर लेना, बैक ईएमएफ फ्लक्स के समानुपाती होता है। यानी फ्लक्स का महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो बैक ईएमएफ से है। ठीक है, अगला प्रश्न, डीसी मोटर का बल आघूर्ण किसके समानुपाती होता है? आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, केवल फील्ड करंट, आर्मेचर में समानांतर पथ के, या आर्मेचर के आरपीएम के। डीसी मोटर का बल आघूर्ण यानी टॉर्क टी प्रोपोर्शनल, अभी बात हुई है टी प्रोपोर्शनल किसके समानुपाती होता है? आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के समानुपाती होता है। यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। और जिन्होंने लगाया उनको बहुत जोरदार तालियां। ठीक है, और जिन्होंने गलत लगाया उनको गालियां नहीं मिलेंगी, उनको भी तालियां मिलेंगी। कोशिश करें नेक्स्ट प्रश्न अच्छे से जवाब दे सकें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है, डीसी मोटर में टार्क किसके समानुपाती होता है? टार्क किसके समानुपाती होता है? टी प्रोपोर्शनल। जल्दी बताइए टी प्रोपोर्शनल क्या होगा? फील्ड करेंगे आर्मेचर के आरपीएम में, आर्मेचर के में समानांतर पथ की संख्या के, आर्मेचर धारा हुआ फील्ड करंट के समानुपाती होगा। जल्दी इसका आंसर हमें बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए टी प्रोपोर्शनल आई ए इंटू फाई, यानी कि आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जिन्होंने लगाया है उनको जोरदार तालियां। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो दिष्ट डीसी मोटर में सॉफ्ट बलाघूर्ण यानी सॉफ्ट टार्क आर्मेचर में उत्पन्न बलाघूर्ण से कम होता है, क्योंकि मोटर में, ध्यान दीजिए, डीसी मोटर में सॉफ्ट टार्क जो है आर्मेचर में उत्पन्न टार्क से कम होता है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? वायु हानियाँ कम होती हैं, घर्षण हानियाँ, लौ घर्षण या वायु हानियाँ होती हैं इसकी वजह से। तो तीनों हानियों की वजह से ही हमारा जो कहना चाहिए सॉफ्ट टार्क है वो कम होता है आर्मेचर टार्क की तुलना में। ठीक है ना, तीनों हानियों की वजह से। अगला प्रश्न है, डीसी मशीन में एक्साइटिंग कॉइल कुंडलित होती है पृथक रूप से ध्रुवों पर, आर्मेचर खांचों में, या मशीन में? इसका हमें सही आंसर आप तुरंत बोलें। देखिए, डीसी मोटर में जो उत्तेजन कुंडली जो होती है, मतलब एक्साइटिंग कॉइल जो होती है, वो बच्चों ये समझिएगा कि उत्तेजन कुंडली का जो अर्थ होता है ना, फील्ड वाइंडिंग, क्या कहलाता है? फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग अलग रूप से नहीं जुड़ी होती, ये तो होगा नहीं। आर्मेचर के खांचों में तो फील्ड वाइंडिंग होगी थी भी नहीं है, मशीन में भी नहीं होती। इसका जो राइट आंसर होगा ध्रुवों में फील्ड वाइंडिंग को स्थापित किया जाता, यहीं पर वाइंडिंग होती है। समझ रहे हैं? बिल्कुल। और यहाँ पर जो वाइंडिंग स्थापित की जाती है इसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, मोड़ने मरोड़ने के क्षण का जो बल धुरी के इर्द गिर्द हो उसे क्या कहा जाता है? बात को समझना, मोड़ने और मरोड़ने के क्षण जो बल धुरी के आसपास होता है उसे हम गति कहते हैं, संवेग कहते हैं, टार्क कहते हैं या वेग कहते हैं। देखिए मोटर का मैटर है तो वहाँ मतलब टार्क ही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा टार्क। ये हमसे परिभाषा पूछा है कि टॉर्क की परिभाषा क्या है, तो किसी अक्ष पर घूमने या मुड़ने के क्षण को टार्क कहते हैं ना। किसी भी अक्ष पर घूमने या मुड़ने को हम क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ का सूत्र ई बी भी प्लस आई एस एच आर एस एच, ई बी भी प्लस आई ए इंटू आर ए, ई बी भी माइनस आई ए इंटू आर ए, या ई बी भी माइनस आई एस एच आर एस एच? इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए वैसे मैंने बताया था कि जो ई बी बराबर होता है भी माइनस आई ए आर ए, ये कहाँ पर है? यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। भी प्रदाया वोल्टेज कहलाती है, आई आर्मेचर करंट और आर ए आर्मेचर प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
डीफी मशीन का दक्षता उच्चतम कब होगी, मतलब डीफी मशीन सबसे अच्छा कार्य कब करेगी, जब लोहे को घटा दिया जाए, मतलब जो आयरन लॉस है उसे घटाकर मैकेनिकल घाटे के समान कर दिया जाए। परिवर्तनीय घाटा यदि स्थिरांक घाटा जितना हो उतने के समान कर दिया जाए। स्थिरांक घाटा यदि फील्ड कॉपर घाटे जितना हो, या अवांछित घाटा यदि तांबे के घाटे के जितना हो। देखिए थोड़ा सा घाटा है, घाटा को आप इंग्लिश में लॉस बोल सकते हैं, ठीक है। आंसर दें। अब इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। देखिए कैसे, जब वेरिएबल कॉपर लॉस और स्थिर आयरन लॉस, ठीक है ना, हानियों के बराबर हो जाए। वेरिएबल कॉपर लॉस वेरिएबल, साथ में स्थिर जो होता है आयरन लॉस, ये दोनों बराबर हो जाएं तो डीसी मशीन की दक्षता बढ़ जाती है। तो बी ऑप्शन परिवर्तनीय घाटा यदि स्थिरांक घाटे के जितना हो जाए तो। आज का आखिरी प्रश्न, दो ठो ये बचे। कौन सा डीसी मोटर फ्लाई व्हील का उपयोग करता है? फ्लाई व्हील का सीरीज है, संट है, डिफरेंशियल है या कम्युलेटिव है? भारी भार के लिए इसका जो आंसर होगा देखिए क्या हो सकता है, सीरीज, संट, डिफरेंशियल या कम्युलेटिव कंपाउंडेड। तो देखिए क्या होता है कि जब हमको भारी वजन, ठीक है, हैवी वेट उठाना होता है तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटरें उपयोग की जाती है ना। कौन सी? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटरें इस्तेमाल की जाती। अब इनके शाफ्ट पर क्या होती है, फ्लाई व्हील लगाई जाती, ठीक। फ्लाई व्हील लगाया जाता है जो मोटर की स्पीड को स्थिर रखता है, ठीक है, जो भारी भार पर भी स्टोर ऊर्जा को मतलब ये रिलीज करता रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, शंट मोटर, ठीक है ना। शंट मोटर में फ्लाई व्हील का उपयोग करता है जो हैवी वेटेड होने के बाद भी वो ऊर्जा को रिलीज करता रहता है, ठीक है। तो आखिरी प्रश्न है, डीसी मोटर के आर्मेचर द्वारा बहती धारा के प्रत्यक्षतः अनुपातिक होती है मोटर की गति, अपेक्षित बलागुण, टर्मिनलों पर वोल्टेज या आर्मेचर प्रतिरोध। थोड़ा सा वीडियो आज बड़ा हो गया है लेकिन आप जरूर इसको देखें। इसका जो राइट आंसर होगा अपेक्षित बल आघूर्ण, ठीक है ना। इसका जो कौन सा राइट आंसर होगा, अपेक्षित बल आघूर्ण। डीसी मोटर में उत्पन्न टार्क हमेशा आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है, इसीलिए अपेक्षित बल आघूर्ण इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर या डीआरडीओ या रेलवे अप्रेंटिस के लिए आप फॉर्म भरते हैं, कोई भी टेक्निकल फील्ड की तैयारी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर हमेशा बने रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें और दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कर लें, तब तक के लिए धन्यवाद।